हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर एमएलगमेशन। हम इस चैप्टर में एमएलगमेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। लेकिन एमएलगमेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले और उसकी अकाउंटिंग सीखने से पहले मैं आपको एमएलगमेशन की अकाउंटिंग से रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री समझा देता हूँ। हमारे आईसीएआई ने सितंबर 1994 में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया, AS14। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 1995 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया और सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब 1 अप्रैल 1995 के बाद से अगर कोई भी कंपनी एमएलगमेशन की अकाउंटिंग करेगी तो वो AS14 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करेगी। AS14 के आने से पहले क्या होता था? AS14 से पहले यानी 95 से पहले एमएलगमेशन का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर था वो 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड था। वो कॉन्सेप्ट थे एमएलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो AS14 के आने से पहले आपकी एमएलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन तीनों की डिफरेंट अकाउंटिंग होती थी। ये 3 डिफरेंट टर्म्स थे जिनकी अकाउंटिंग भी डिफरेंट थी। इसीलिए इन तीनों में डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन जब से AS14 आया, AS14 ने इन तीनों की अकाउंटिंग एक कर दी। यानी अब AS14 के अकॉर्डिंग जब आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हों तो एमएलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये तीनों टर्म्स अब एक ही हैं। यानी AS14 ने एब्जॉर्प्शन वाले कॉन्सेप्ट को और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वाले कॉन्सेप्ट को एमएलगमेशन वाले टर्म में इनकॉर्पोरेट कर दिया। यानी अब जब भी हम एमएलगमेशन वर्ड यूज करें तो बच्चों हम एमएलगमेशन ही नहीं, हम एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जो एमएलगमेशन की अकाउंटिंग सीखेंगे, एमएलगमेशन मतलब एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी, वो हम AS14 के अकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो हमारा कवरेज एरिया, तो हमें इस चैप्टर में 3 चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो बेसिक टर्म्स हैं आपके एमएलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इनका मीनिंग क्या है। देखिए AS14 के अकॉर्डिंग इनकी अकाउंटिंग अब एक जैसी है, लेकिन हैं ये अलग अलग केसेस। एमएलगमेशन एक अलग केस है, एब्जॉर्प्शन एक अलग केस है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक अलग केस है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या हैं। इसके बाद हम निकालना सीखेंगे परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर सीखेंगे नई कंपनी की बुक में अकाउंटिंग कैसे होती है और पुरानी कंपनी की बुक में अकाउंटिंग कैसे होती है। ये न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे ये जो 3 बेसिक टर्म्स हैं, एमएलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसे हम समझ लेते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ एमएलगमेशन की। एमएलगमेशन क्या होता है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। ये दोनों एक ही जैसा बिजनेस करती हैं। अगर ये दोनों कंपनियां एक जैसा बिजनेस करती हैं तो इनके बीच में कंपटीशन भी होता होगा। और हम सभी जानते हैं कंपटीशन का फ़ायदा कंपनीज को कभी नहीं मिलता, कंपटीशन का फ़ायदा
कस्टमर्स उठा लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में कंपनीज जो होती हैं कस्टमर्स को अननेसेसरीली ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं, जिससे उनकी सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। और वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट पर और सेल प्रमोशन पर भी ज़्यादा खर्चा करती हैं, जिससे उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। यानी दोहरी मार, एक तरफ उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, एक तरफ उनकी सेलिंग प्राइस कम हो रही है, यानी उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगता है, जिससे इन कंपनीज की ग्रोथ भी रुक जाती है। बच्चों, इसका नुकसान तो ये दोनों कंपनियां उठा ही रही हैं, साथ साथ इंडस्ट्री को भी बहुत लॉस होता है। तो फिर इसका क्या उपाय है? देखो, जब दो लोग एक ही जैसा बिजनेस कर रहे हों और वो लड़ रहे हों, और लड़ने की वजह से, कंपटीशन की वजह से दोनों ही ना कमा पा रहे हों और फायदा कोई तीसरा उठा रहा हो, तो बच्चों समझदारी इसी में है कि मिलकर काम किया जाए। क्योंकि मिलकर काम करने से ये मार्केट को ज़्यादा अच्छे से डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग काम करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो डोमिनेट तो फिर कस्टमर करेगा। तो ये कंपनीज अगर ये डिसाइड कर लें कि ये दोनों मिलकर काम करेंगी, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों मिलकर एक नई कंपनी खोल दें एक नए नाम से, माना एक्स वाई लिमिटेड, तो बच्चों ये जो प्रोसेस हुआ इसे एमेलगमेशन कहते हैं। यानी जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बना लेती हैं तो उस प्रोसेस को एमेलगमेशन कहते हैं। बच्चों, इस एमेलगमेशन वाले प्रोसेस में एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, इन दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंपनियां लिक्विडेट हो जाएंगी और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी एक नए नाम से। जैसे इस एग्जांपल में ये एक्स वाई लिमिटेड है, तो ये कहलाएगी आपकी नई कंपनी और ये दोनों कंपनीज कहलाएंगी ओल्ड कंपनीज। वोडाफोन और आइडिया मिलकर बन गए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये एमलगमेशन का केस हुआ अभी रिसेंटली। हम जानते हैं कि जब टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में जियो आई तो उसने बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज को नुकसान हुआ। कुछ तो बंद हो गई और कुछ ने हैंडशेक कर लिया। तो ये थी बच्चों वो दो कंपनीज जो एमलगमेट होकर बन गई है अब एक कंपनी। इसमें ये जो वोडाफोन मोबाइल सर्विस लिमिटेड थी ये लिक्विडेट हो गई, यानी अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। और जो हमारी आइडिया सेलुलर लिमिटेड थी ये भी लिक्विडेट हो गई, ये भी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। और ये दोनों मिलकर अब एक नए नाम से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो ये हो गई आपकी नई कंपनी और ये दोनों कंपनीज हो गई आपकी ओल्ड कंपनीज। ठीक इसी तरह से एक मारुति थी और एक सुजुकी, और ये दोनों मिलकर हो गए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो ये भी एमलगमेशन वाला केस हुआ। इसमें ये हो गई नई कंपनी क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में आ रही है, और ये दोनों कंपनीज बंद हो रही हैं तो ये हो गई ओल्ड कंपनी। ठीक है। ऐसे हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे केस हैं, जैसे हीरो होंडा। हालांकि अब ये स्प्लिट हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में एमलगमेशन के काफ़ी सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। तो क्या है एमलगमेशन, आइए इसको लिख लेते हैं। तो जैसा हमने समझा, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज लिक्विडेट हो जाती हैं, किस मोटिव से? कि वो एक नई कंपनी बनाएंगी और वो कंपनी उन लिक्विडेटेड कंपनीज के बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग एमलगमेशन कहते हैं। इस एमलगमेशन में ये जो नई कंपनी है वो पुरानी कंपनीज के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए उनको एक कीमत चुकाएगी, जिसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। देखिए, जब ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों एमलगमेट होकर एक नई कंपनी बन गए, तो ये नई कंपनी जो है वो इन पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक कीमत चुकाएगी,
जिसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ये मैंने ऊपर बताया भी था कि हम सीखेंगे परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप इसी को एक्स और वाई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसी परचेज कंसिडरेशन को हम सेल कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। और AS14 के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि नई कंपनी अपने बुक्स कैसे मेंटेन करती है और पुरानी कंपनीज अपने बुक कैसे मेंटेन करती है। यानी अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो नई कंपनी और पुरानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू किया जाएगा। तो इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं हम अपने अगले टर्म पर, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, टेक ओवर कर ले। जैसे एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा गई, एक पावरफुल कंपनी एक वीकर कंपनी को ओवरटेक कर ले, तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे एक्स लिमिटेड थी, वाई लिमिटेड थी, और ये दोनों मिलकर बन गए एक्स लिमिटेड। तो देखिए, एक्स लिमिटेड तो पहले भी थी, एक्स लिमिटेड तो अब भी है, बंद कौन सी कंपनी हुई? वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड की आइडेंटिटी खत्म हो गई है। इसका मतलब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया है और अब सिर्फ एक्स लिमिटेड ही बची है। तो ये वाई लिमिटेड कहलाएगी ओल्ड कंपनी। टेक्निकली यहां पर नई कंपनी तो कोई भी नहीं बनी, क्योंकि एक्स लिमिटेड तो पहले भी एक्स थी, अब भी एक्स है। तो नई कंपनी तो कोई सी भी नहीं बनी, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम एक्स लिमिटेड को ही नई कंपनी मान लेंगे। तो ये है एब्जॉर्प्शन। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिल गए और क्या बना? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो बच्चों, ये भी एक एब्जॉर्प्शन का ही केस हुआ। देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया और पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड की अब आइडेंटिटी खत्म। अब ये बंद कंपनी। अब जो कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पहले, वही अभी भी चल रही है। तो टेक्निकली यहाँ पर भी कोई नई कंपनी तो बनी नहीं, लेकिन जैसा मैंने अभी नोट लिखवाया कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे नई कंपनी मान लेंगे, क्योंकि भैया हमारा AS14 कहता है कि अकाउंटिंग आपको करनी होगी, चाहे एमएलगमेशन का केस हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का केस हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का केस हो, आपको अकाउंटिंग नई कंपनी और पुरानी कंपनी की बुक्स में करनी होगी। तो इस वाले केस में तो ये हो गई ओल्ड कंपनी और ये हो गई नई कंपनी। ठीक है, एक और केस आपको याद दिलाता हूं, एयरटेल और टेलीनॉर, ये दोनों कंपनीज मिल गए और सिर्फ बचा एयरटेल। तो ये भी एब्जॉर्प्शन का ही केस हुआ, क्योंकि यहां पर एयरटेल ने टेलीनॉर को खरीद लिया। तो टेलीनॉर बंद, सिर्फ एयरटेल बची। तो ये हो गई आपकी ओल्ड कंपनी, ये हो गई आपकी न्यू कंपनी। तो क्या है एब्जॉर्प्शन? आइए इसे लिख लें। तो जैसा मैंने बताया, जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद ले और वो दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाए और सिर्फ कौन सी बचे? पहली वाली। तो ये एब्जॉर्प्शन का केस हो गया। आइए अब समझते हैं तीसरे टर्म को, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है?
जब एक कंपनी खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक नई कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे एक्स लिमिटेड ही बन गया वाई लिमिटेड। मतलब एक्स लिमिटेड ने अपना नाम बदल कर वाई लिमिटेड रख लिया। अब बच्चों, नाम बदलना इतना आसान तो नहीं है ना कि आपने अपना बोर्ड जो था एक्स लिमिटेड का उसे बदल के वाई लिमिटेड रख लिया। आपको ऑन पेपर्स एक्स लिमिटेड को लिक्विडेट करना होगा, बंद करना होगा, और एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी अलग नाम से, नए नाम से, और दिखाना होगा कि इस कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। यानी देखा जाए तो एक्स लिमिटेड ने सिर्फ अपना नाम बदल लिया है, अंदर से वो कंपनी वैसी ही है, वही शेयर होल्डर्स, वही डायरेक्टर्स, वही मैनेजमेंट, सिर्फ अपना नाम बदलकर अब वो मार्केट में ऑपरेट करेगी। तो इस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में एक्स लिमिटेड की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ये लिक्विडेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी ओल्ड कंपनी, और ये वाई लिमिटेड हो जाएगी नई कंपनी। सवाल ये है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? अगर एक्स लिमिटेड अपना नाम बदलकर वाई लिमिटेड रख लेगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बिजनेस पर? बच्चों, नाम कब बदलते हैं? जब नाम खराब हो जाता है। ज़रूर एक्स लिमिटेड का नाम खराब हो गया होगा, मार्केट में उसकी अच्छी गुडविल नहीं होगी, इसीलिए वो अपने नाम को एक नए नाम से रिप्लेस करके देख रही है कि क्या पता उसका बिजनेस चल पड़े। देखो, जब कोई बिजनेस जो है जो कंटिन्यूअसली नुकसान में चल रहा हो और उसके मैनेजमेंट को लग रहा हो कि अब ये बिजनेस को वापस ट्रैक पर लाना मुश्किल है, तो फिर क्या इसका एंड होगा? या तो बिजनेस बंद करो, या फिर एक बार अपने नाम को बदल कर मार्केट में री एंट्री करो, क्या पता नए नाम से बिजनेस चल पड़े फिर से। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। जैसे आपने एक टीवी पे ऐड देखा होगा, इस ऐड ने हमें बहुत परेशान किया था। ऐड था, यूनिनॉर ही अब टेलीनॉर है। बच्चों, इन्होंने ऐड दे देकर सरदर्द कर दिया था। यूनिनॉर ही अब टेलीनॉर है, यानी इन्होंने केवल अपने नाम को बदल कर देखा कि क्या पता यूनिनॉर नाम से तो चल नहीं रहा बिजनेस, मार्केट तो जमा नहीं पाए ये लोग, तो इन्होंने कहा एक बार नाम बदल कर देखते हैं। इसी तरह से यूटीआई बैंक नाम बदलकर बन गया एक्सिस बैंक। बच्चों, यूटीआई का कोई US 64 करके प्लान आया था, जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था। ये प्लान जो कि सुपर फ्लॉप रहा, और इसमें लोगों का बहुत पैसा डूबा, तो लोगों का यूटीआई नाम से ट्रस्ट हट गया। अब यूटीआई बैंक को भी यूटीआई का ही सपोर्ट था। अब यूटीआई नाम होने की वजह से लोग इस बैंक पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जिससे इस बैंक का बिजनेस भी अफेक्टेड होने लगा। तो ये वही बात हो गई कि नाम कोई और खराब करे और काम किसी और का खराब हो। तो क्या डिसीजन लिया गया कि यूटीआई बैंक का नाम बदल दें, और इसका नाम बदलकर इन्होंने रख दिया एक्सिस बैंक। अब यूटीआई पर जो धब्बा लगा था वो धुल तो सकता नहीं था, इसीलिए उन्होंने नाम बदलने का ही डिसीजन लिया। तो ये भी एक तरह का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ही है। अंदर से एक्सिस बैंक अभी भी वही है जो यूटीआई बैंक था। ठीक इसी तरह से आपको पता होगा, एक गोल्ड स्टार करके कंपनी थी, ये एक कोरियन कंपनी थी। इसने अपना नाम बदल कर रख लिया था एलजी। तो अंदर से वही है गोल्ड स्टार, लेकिन अब एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट होकर इसने अपना नाम रख लिया एलजी। ठीक है, तो ये सब है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? तो हमने तीनों टर्म्स के मीनिंग समझ लिए हैं कि एमलगमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, और मैंने आपको एग्जाम्पल दे देकर समझाया। आप समझ गए होंगे कि ये तीन अलग अलग केस हैं। लेकिन मैंने आपसे जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा AS 14 कहता है कि इन तीनों की अकाउंटिंग एक जैसी होगी। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक एब्जॉर्प्शन वाले केस को छोड़कर बाकी एमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दोनों केस में एक नई कंपनी फॉर्म हो रही होती है। सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाले केस में ही कोई नई कंपनी नहीं बन रही होती।
एमलगमेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनियां बंद होती हैं, एक नई कंपनी फॉर्म होती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी बंद होती है, एक फॉर्म होती है। और एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी बंद होती है लेकिन कोई नई कंपनी नहीं बन रही होती है। जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा है वही कंपनी नई कंपनी कहलाती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ जिसे हम ओल्ड कंपनी बोल रहे हैं उसे ट्रांसफरर कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि वो ओल्ड कंपनी अपना बिजनेस नई कंपनी को ट्रांसफर कर रही है। और नई कंपनी को हम लोग ट्रांसफरी कंपनी भी बोलते हैं। यानी ओल्ड कंपनी ट्रांसफरर कंपनी, न्यू कंपनी ट्रांसफरी कंपनी, जिनकी बुक्स में हमको अकाउंटिंग सीखनी है। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये सब हम अगले वीडियोस में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।